और आपका अगर निश्चय दृढ़ हो तो रास्ते में चाहे कोई भी रोड़ा हो वो आपको बाधक नहीं बन सकता है। और उसी का परिणाम है कि इंजीनियरिंग कॉलेज 1986 में टेक ओवर हुआ, लेकिन जैसे आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी की सभ्यता, तो उस समय तक 86 के पहले 84 तक मैं कह सकता हूँ, इस कॉलेज को अगर आकर के कोई देखता प्राइवेट मैनेजमेंट में तो बहुत सारे सरकारी संस्थान इसके प्रबंधन के आगे नतमस्तक हुआ। क्योंकि हमने देखा है कि अगर 9 बजे का क्लास है तो शायद किसी शिक्षक की हिम्मत नहीं थी कि वो 9:01 में 1 सेकंड पर वो क्लास में इन करे, वो सवाल ही नहीं उठता, वो जहन में वो बात नहीं। क्लासेस टाइम पे होना, और हमने तो वो भी व्यवस्था देखी है कि जब यूनिवर्सिटी एग्जाम का टाइम आया, बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं था, तो ठाकुर साहब का आदेश निकला कि नाइट क्लास चलाया जाएगा और सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो मुझे स्मरण है कि मैं इसी हॉल में मैं 9 बजे रात्रि तक भी मैंने क्लास लिया है। ये हमारे जो संस्थापक थे उनका विजन था। आज हम लोग इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन की बात करते हैं, आज हमारी नई शिक्षा नीति इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटरेक्शन की बात करती है। और जब प्राइवेट मैनेजमेंट था 80 के दशक में, ये पहला कॉलेज था जहाँ पर हमारे ठाकुर साहब डीएम से मिल करके, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से मिल करके यहाँ इन्होंने इंडस्ट्रियल शेड बनवाया। और उस इंडस्ट्रियल शेड में यहाँ कि गाँव के लिए हम क्या क्या बना सकते हैं, उन्होंने वो कार्य किया। और मुझे स्मरण है कि मुझे वो टास्क दिया गया था कि आनंद जी, आप केमिस्ट्री के आदमी हैं, आप एक ऐसी झोपड़ी पर, ज़्यादातर ग्रामीण आजकल वो जो कहते हैं ना खरपतवार के झोपड़ी में रहते हैं, अगर आग लगने की समस्या काफ़ी है, तो ऐसा बनाइए कि वो उसमें आग ही ना लगे, इससे बहुत धनजन की हानि होती है। मुझे वो टास्क दिया गया था और उसमें हमने काफ़ी अध्ययन किया। और अध्ययन करने के लिए मैंने पाया कि जिस केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीजन का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा होता है, अगर उसे उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो उसमें आग लगाने पर भी आग नहीं लगेगी। मुझे याद है कि उस कंपाउंड का, तो हमें अब ऐसे कंपाउंड का सिलेक्शन करना था, चयन करना था जो मार्केट में अवेलेबल भी हो और सस्ते दाम पर भी हो। चूँकि बेचारे जो गरीब झुग्गी झपड़ी में रहते हैं वो कहाँ से मांगे केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो हमें याद है कि अमोनियम सल्फेट वगैरह का मैंने यूज़ किया। काफ़ी 1 महीना तक मैंने ट्रायल लिया। उसको एक टब बनाया गया था, यहाँ पे हमारे कहने पर एक सीमेंटेड टैंक बनाया गया और उस सीमेंटेड टैंक में खरपतवार को ला करके 1 सप्ताह हमने उसको सोख कराया और उसको दूसरे दिन सुखा के हमने प्रदर्शनी, पूरे शिक्षक और छात्र उपस्थित थे, जहाँ पर हुआ कि आज ऐसे खर का टेस्ट होगा इसमें आग नहीं लगती, और उसका टेस्ट किया गया, उसमें आग नहीं लगी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जिस आदमी का ये विजन था, जिस समय इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का विजन 80 में, और साथ साथ ये भी विजन था कि हमारे इंस्टीट्यूट में इंडस्ट्री बने, उस इंडस्ट्री में हमारे बच्चे जाके प्रशिक्षित हों। साथ साथ जो हमारे आसपास के जो रूरल कम्युनिटी है, जो गांव समुदाय के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, हम उनके लिए कैसे ऐसे आवास की व्यवस्था करें जो न केवल कम कीमत पर उपलब्ध हो बल्कि उनको आगजनी से भी बचाया जा सके। तो मैं पुनः एक बार उनके उस दृष्टिकोण को, उनके विजन को मैं पुनः सलाम करता हूँ। और इसके बाद कॉलेज 86 से लेकर के 94 तक सरकार ने किसी तरह से निर्णय हुआ, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष हुआ, उस दिन तक ये मृत प्राय रहा कॉलेज, बिल्कुल मृत प्राय रहा, कुछ नहीं हुआ। संयोग था कि मेरा डेपुटेशन या ट्रांसफ़र यहाँ से डिपार्टमेंट में कर दिया गया। और डिपार्टमेंट में जब मुझे ये टास्क मिला 2005 में कि मोतिहारी गया दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज को स्टार्ट करना है और इसकी जिम्मेवारी ऑर्डर के रूप में मुझे मिल गई कि आप ही को ये कॉलेज को फिर से शुरुआत करनी है। मैं सारे पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे। सबसे पूछा गया कि आप में से कौन ये जिम्मेवारी स्वीकार करेंगे। होता है कि जब आप फेस पढ़ते हैं तो पता भी चल जाता है कि कौन लोग इच्छा से काम करना चाहते हैं। तो मेरे चेहरे पर एक अजीब सा एक आया और मुझे लगा कि बहुत सही समय आ गया है कि मैं उस ऋण को चुकाऊं जहां से मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और जिस
इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने उत्कर्ष देखा है, जिसका मैंने उत्कर्ष देखा है, और आज वो मृत प्राय है, तो ईश्वर ने शायद हमें इस काम के लिए चुना। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और मैंने ऐसे ही कह दिया कि इस जिम्मेवारी को सर अगर कोई नहीं ले रहा है तो मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। और इसके लिए ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मान्यता प्राप्त करनी थी कॉलेज को, तो उसका DPR प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, सारा रिपोर्ट बना करके और AICT में मूव किए डिपार्टमेंट से। और जो कहते हैं ना कि अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो, इरादे साफ हो, जैसा कि हमारे DSP साहब बता रहे थे, अगर नेक इरादा हो, इरादे साफ हो, इच्छा शक्ति दृढ़ हो, तो फिर कहते हैं कि वो अगर हृदय से आप कोई काम करेंगे तो सारी कायनात आपके साथ हो जाती है। तो मुझे यही लगा कि सारी कायनात हमारे साथ हो गई। AICT के चेयरमैन जो यादव जी थे, मुझे याद है उस टाइम में वो यादव जी पटना आए थे, हमें पता चला कि वो पटना आए हुए हैं। हमने उनको सेक्रेटरी से कहा के इन्विटेशन दिलाया कि डिपार्टमेंट में वो आए, आ भी गए, और उनके सामने हम लोग कहे कि सर बहुत ही 55 एकड़ 85 एकड़ गया का, 45 एकड़ मोतिहारी का, 45 एकड़ दरभंगा का, इतनी संपत्ति और इतना बिल्डिंग रहते हुए बिहार के लड़के पलायन कर रहे हैं। सर आपका बहुत ही योगदान होगा, बिहार के लिए आप कुछ करें। मुझे याद हो कि यादव जी ने स्वीकार किया और कहा कि अगर आपने एप्लीकेशन डाला है तो मैं अप्रूवल दे दूँगा। हमने एप्लीकेशन डाल रखा था, और वो जाते ही दिल्ली, मोतिहारी गया, दरभंगा, और इसके साथ साथ हुआ था आपका चंडी नालंदा, 4 कॉलेज का अप्रूवल एक बार में मिला, और चारों का उद्घाटन। उसके बाद आप सब जो छात्र, अब जो खुशी हमें मिल रही है आपको देखकर, जैसे आप अपना घर बनाते हैं तो आपके घर के बगल से अगर कोई दूसरा गुजर रहा होता है तो उसको वो फीलिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आपका निर्माण किया हुआ कोई चीज़ है, आप बगल से गुजरे, अपने आँख से देखें, तो वह खुशी जो उसको मिलेगी वो दूसरे को नहीं मिल सकती। तो मैं जब अपने छात्रों को देखता हूँ, और खासकर ऐसे सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से आए हुए छात्रों को देखता हूँ जो शायद सर हम आते हैं अभाव में वो इंजीनियर नहीं बन पाते, वो इंजीनियर बनने का ख्वाब नहीं देख पाते, तो ऐसे सोशलो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के छात्र को मैं जब देखता हूँ, मैं प्रिंसिपल भी हूँ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली का, तो मुझे वहाँ भी बच्चों के बीच इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, तो मुझे जो खुशी मिलती है उसको मैं व्यक्त नहीं कर सकता। मैं आप सबको देखते हुए मैं पुनः मैं ये बता रहा हूँ कि ठाकुर साहब का जो था यहाँ पर, उनकी जो ऊर्जा को मैंने देखा। शायद हमने कहा कि अगर एक व्यक्ति इतना बड़ा काम कर सकता है उस 80 के दशक में जहाँ सारी चीज़ें विपरीत थी, तो अगर हमें सरकार ने पद दिया यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी में, तो मैं भी इससे बड़ा काम कर सकता हूँ। और जब 5 कॉलेज का अप्रूवल हमने मैंने मिल गया AICT से, तो आप प्रिंसिपल साहब जानते होंगे कि हुआ कि साथ निश्चय हुआ कि हर जिला में खोलना है पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग। तो चूँकि 5 कॉलेज खुल चुका था, बिना कहे हुए उसका नोडल ऑफिसर हम ही को बनाया गया कि आप ही देखें ज़मीन से लेकर के AICT के अप्रूवल तक का। और जो मिशन 2023 में पूरा करना था सारे इंजीनियरिंग कॉलेज को, पॉलिटेक्निक को खोलने का, वो मिशन 2021 में हमने पूरा करके सरकार को दे दिया, जिसका परिणाम है कि 38 जिला में हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र पढ़ रहे हैं। और मैं फिर से बता दूं कि उस सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के जिन्होंने स्वप्न में कभी नहीं सोचा होगा कि मैं भी ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ सकता हूँ। दूसरी बात कि आपका जो शुल्क है, मात्र 10 रुपये के शुल्क से आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि आपको सबसे पहले अपने समाज के प्रति सोचना चाहिए कि आखिर वो बाकी खर्च आ कहाँ से रहा है, वो सारा आपका समाज के लोग आपका वहन कर रहे हैं। उस समाज के लोग में गरीब से गरीब हो, चाहे वो जूता सिलने वाला हो या गरीब किसान हो, सबका पैसा आप पे खर्च हो रहा है। एक इंजीनियर को बनने में 5 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च होते हैं और आप फी देते हैं 10 रुपये। तो आप जब भी बने कुछ या एडमिशन मिले यहाँ पे, आप उस समय से सोचें कि आपके कंधे पर जब भी इंजीनियरिंग में कोई स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके कंधे पर 3 पीढ़ियों का बोझ आता है। एक खुद का, एक उसके पेरेंट्स
जो सोच नहीं पा रहे थे कि मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन जैसे ही आप एडमिशन लेते हो तो आपके पेरेंट्स के सामने एक क्या कहते हैं चमक वाला संसार सामने दिखने लगता है कि अब हमारी स्थिति बदलने वाली है, हमारा घर अच्छा होगा, घर में बेटी है तो बेटी की शादी माता पिता का सुधार होगा, आपका अपना होगा और उसके बाद आपके बच्चों का। एक इंजीनियर के कंधे पे 3 पीढ़ियों का भार होता है। तो और उसके बाद चूंकि आप पर समाज का खर्च हो रहा है, तो समाज के प्रति जो आपका उत्तरदायित्व है वो निश्चित रूप से आप याद करें कि हम 10 रुपया की फीस से पढ़े हैं, हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। और जिस दिन आप ये सोचना शुरू कर देंगे, इंजीनियर सबसे ज़्यादा पेपर अगर किसी कोर्स में पढ़ना है तो इंजीनियर को पढ़ना है। 32 तो आप में असीम क्षमता है, इसीलिए आप देखो कि जब कोई इंजीनियर बनता है तो डीएसपी भी बनता है, एसपी भी बनता है, आईएएस भी बनता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को भी टॉप करता है, वो कुछ भी कर सकता है। आप ब्रह्मा के संतान हो, आप सब पढ़े होंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश 3 होते हैं। महेश का काम संहार करना होता है, विष्णु का काम पालना का होता है और ब्रह्मा का काम निर्माण का होता है। आप ब्रह्मा के संतान हो, आपके शरीर में ब्रह्मा का अंश है, आप धरती पर सिर्फ निर्माण करने आए हो, इसलिए आप हमेशा सोचो इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतना बड़ा ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिला। और जब आप किसान होंगे, आप खेती करने चलते हैं तो 3 चीज़ें सामने आती हैं। सबसे पहले किसान उत्तम बीज खोजता है कि कौन सा सीड है जो उत्तम हो, जिसमें जर्मिनेशन का पावर सबसे ज़्यादा हो, सेलेक्ट किया जाता है। आप सारे स्टूडेंट एक प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुन कर आए हुए हो, आप उत्तम बीज, सबसे पहले उत्तम बीज का सिलेक्शन हुआ, उसके बाद फर्टाइल ग्राउंड चाहिए, उपजाऊ भूमि चाहिए। इस संस्थान से बड़ा कोई उपजाऊ भूमि नहीं हो सकता है, आपको एक उपजाऊ भूमि मिली। उसके बाद हमारे शिक्षक, हमारे प्राचार्य अपना ज्ञान पानी के रूप में आपको दे करके सीखते हैं और तब जाकर के एक पेड़ का निर्माण होता है। लेकिन उस पेड़ के निर्माण में, जैसा कि हमारे डीएसपी साहब बताए कि आपको सबसे पहले अनुशासन, तो जब किसान का पेड़ बढ़ने लगता है फल आने के पहले, तो किसान क्या करता है, उसकी कटाई भी करता है, उसमें जर्मिसाइड हर्बिसाइड, इसको कीड़ा न लगे, कीट न लगे, इसके फल फूल किसी तरह से प्रभावित नहीं हो, तो जर्मिसाइड हर्बिसाइड या कटिंग भी करता है। कहीं बेतरतीब ढंग से डाल अगर बढ़ जाता है तो यहाँ पर जो अनुशासन के रूप में